नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत गर्गर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी सीपीओ 2019 के ज्योग्राफी क्वेश्चन कर रहे थे और उसी क्वेश्चन की सीरीज़ को हम आज से दोबारा से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक 13 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपके ऑप्शन दिए हुए ए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी है चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, या ऑप्शन डी एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्या करता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंदन के जंगलों के लिए, ऑप्शन बी यूरेनियम के भंडारों के लिए, ऑप्शन सी एक सिंग वाले गेंडों के लिए, या ऑप्शन डी हथकरघा के लिए। देखिए दोस्तों, बात करूं तो जो जादू घोड़ा है वो आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में। कौन से में? सिंहभूम जिले में। कहाँ पर पड़ता है ये? सिंहभूम जिले में। और ये किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है यूरेनियम के भंडार के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए के जैसे दिया हुआ चंदन के जंगलों के लिए तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं चंदन के जंगलों के लिए, तो ये जो आपको कर्नाटक के जो जंगल हैं, कर्नाटक के क्या है, जो कर्नाटक के जो जंगल हैं वो मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? चंदन के जंगलों के लिए। बाकी और जगह भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, मगर जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। अगर बात करूँ एक आपका ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए कौन सा जगह जाना है, तो यह आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का? ये कहाँ पे है? ये है असम में। ये किस लिए जाना जाता है? एक सिंग वाले गेंडे हाथी के लिए कौन सा जाना जाता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? असम में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करूँ हथकरघा के लिए, तो ये दोस्तों ये हथकरघा के लिए जाना जाता है एमपी का खरगोन जिला। एमपी खरगोन, एमपी में खरगोन के पास एक जगह है जो किस लिए जानी जाती है? जो जानी जाती है हथकरघा के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कपड़ा काला मुद्रण की बाग शैली, क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? कौन सी जनजाति सिक्किम की? ऑप्शन ए गोंड, बी अंगामी, सी चेचू, या डी भूटिया। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की गोंड जनजाति, कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। तो ये आपको दक्षिण मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी जाति पाई जाती है? गोंड जनजाति। बात करूँ अंगामी जनजाति की, अंगामी जनजाति ये आपको मिलेगी नागालैंड में। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है नागालैंड में। और बात करूँ चेचू जनजाति की, चेचू जनजाति, तो यह दोस्तों उड़ीसा की जनजाति। कहाँ की है? उड़ीसा की जनजाति है। उसके बाद जो ऑप्शन डी बचता है, ऑप्शन डी है वो ये है भूटिया जनजाति। तो यही आपका क्या है आंसर? भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भूटिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कि कपड़ा काला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, या डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसके लिए जो आता है वो एमपी का भोपाल जिला। एमपी का भोपाल, जो क्या है मध्य प्रदेश की कैपिटल, ये जानी जाती है हथकरघा के वो कपड़ा काला मुद्रण के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से में प्रचलित है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, या डी अरुणाचल प्रदेश, या डी मणिपुर। तो दोस्तों जो पोनंग लोक नृत्य है, इसी से मिलता जुलता एक नृत्य और है जिसे बोलते हैं पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पोंगल त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो
तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जो पोंगल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसके 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमद्री हिमालय, हिमशिखा हिमालय, शिवलिक हिमालय या हिमाचल हिमालय। देखिए दोस्तों, जो हिमालय है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमद्री हिमालय, तीसरा है हिमाचल और चौथा है शिवलिक। कौन सा है? शिवलिक हिमालय। बात करूं जो पहला कौन सा है वो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वो कौन सा है? हिमद्री हिमालय, हिमद्री हिमालय। जो तीसरा है वो है हिमाचल, और जो ऑप्शन डी है वो है, सॉरी, ऑप्शन जो चौथा है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमद्री, तीसरा हिमाचल और जो ऑप्शन चौथा है वो है शिवलिक हिमालय। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? जो कौन सा नहीं है वो है हिमशिखा। हिमशिखा जो है हिमालय का कोई किसी श्रेणी का भाग नहीं है, या कोई भी श्रेणी नहीं है। देखिए दोस्तों, बात करूँ ट्रांस हिमालय की, तो इसी में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉड मोनेस्ट्री। कौन सी? गॉड मोनेस्ट्री, यानी K2 भी से बोलते हैं इसकी, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 है। वो कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय है। बात करूँ हिमद्री हिमालय की, तो ये इन चारों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमद्री है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 6000 फीट, 6000 मीटर। ठीक है दोस्तों, बात करूँ हिमाचल की, तो ये क्या है? ये इसका तीसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, और ये है शिवालिक हिमालय, चौथा सबसे लास्ट वाला शिवालिक हिमालय। और ये क्या है? हिमालय का नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। कौन सी है? जो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए थे गौंड जनजाति। कौन सी? गौंड जनजाति। जो मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर पाई जाती थी? वो थी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है केवल छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, यह गौंड जनजाति मनाती है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष डैश सितंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, बात करूं ओजोन की, तो जो ओजोन दिवस है सबसे पहले कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। देखिए दोस्तों, सबसे ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1970 में वैज्ञानिकों ने क्या बताया था कि ओजोन में एक छिद्र है। एक छिद्र के बारे में हमें कब पता पड़ा था? 1917 को हमें ये पता पड़ा था कि अंटार्कटिका क्षेत्र में कहाँ पर? अंटार्कटिका क्षेत्र में जो ओजोन लेयर है उसमें एक छिद्र हो गया है। देखिए दोस्तों, ओजोन क्या करता है? ओजोन जब हम अपनी पृथ्वी तल से देखेंगे तो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगी? 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन लेयर मिलेगी, जो क्या करती है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसमें छिद्र हो जाए तो इसके क्या वाक्य, ये क्या हो सकता है? ये पेड़ पौधों को नुकसान करेगी और हमको नुकसान करेगी। अगर पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच जाती हैं तो ये हमें स्किन कैंसर कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? स्किन कैंसर हो सकता है। इस समय क्या हो सकता है? स्किन कैंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी ओजोन परत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ ने क्या किया था कि 1994 से क्या किया था? ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी, और जो शायद पहली बार 1995 या 96 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक तारे के जीवन चक्र में निहार का चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है धूल और हाइड्रोजन के एक बादल, ऑप्शन बी है इसके जीवन के अंतरिम चरण, ऑप्शन सी वह चरण जिसमें भारी परतें वितरित होती हैं और ठंडी होती हैं और कम उज्ज्वल हो जाती हैं, या ऑप्शन डी किसी तारे की बाहरी आवरण। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। यानी जो निहार का चरण है वो किसको दिखाता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से
कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, जो भारत के जो 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं? वो है, पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है एल्युमिनियम उद्योग, तीसरा कौन सा है? तीसरा है रेलवे उपकरण, चौथा है वायुयान उपकरण, वायुयान निर्माण, चौथा है जलयान निर्माण, और इसके कंप्यूटर निर्माण, और गाड़ी जो जैसे वायुयान, जैसे मोटर गाड़ी ये निर्माण बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी में क्या है? जो कपास आपका जो आंसर है, कपास क्या है? कपास आपका नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब क्या है? आपके जो महत्वपूर्ण 8 उद्योग हैं उनमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि अधशैली यानी बायोलिथ्स डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। ए ज्वालामुखी गतिविधियों, बी नदियाँ या फ्लूफली क्रिया, ऑप्शन सी है भूजल, ऑप्शन डी है हिमनद ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये ज्वालामुखी द्वारा, यानी क्या है? ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अधशैल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है? दिघी बंदरगाह, बी सिक्का बंदरगाह, सी ओखा बंदरगाह, या डी मदुरा बंदरगाह। देखिए दोस्तों, जो इसका जो आंसर है वो है क्या? ए। क्या है? ए यानी दिघी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? दिघी। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र के रायगढ़ रायगढ़ जो रायगढ़ है वहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भारत में जितने भी क्या है, भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उनकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में की बात करूं तो भारत में कितने? 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बड़े और 200 छोटा बंदरगाह है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वो कितने हैं? 3। उसके बाद जो 200 की बात करूँ, 200 में सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? वो है 53 महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? 53 महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए ऐसे लिखते जाते हैं, सबसे पुराना है वो कौन सा है? वो चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई। ये है प्राकृतिक वाला है, जो है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और और कृत्रिम तरीके से पूछा जाए तो वो है न्हावा सेवा। कौन सा है? न्हावा सेवा। न्हावा सेवा, जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं जो सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापत्तनम। सबसे गहरा कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। और सबसे छिछला यानी सबसे कम गहरा कौन सा है? ये हमारा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में है। और बात करूँ विशाखापत्तनम, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, और रह गया और कौन सा बंदरगाह है? और एक बंदरगाह और पूछ लेता है, ये पूछता है देश का सबसे पहला बंदरगाह, कंप्यूटराइज बंदरगाह, यानी कौन से बंदरगाह पर सबसे पहले कंप्यूटराइज सेवा शुरू की गई? तो वो था एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? जो एन्नौर बंदरगाह है वो देश का सबसे पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह यानी जीवियन ग्रह नहीं है? आइए दोस्तों देखते हैं, तो आपके ऑप्शन दिए हैं ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति, या डी अरुण। देखिए दोस्तों, इसका आंसर वो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मंगल। कौन सा है? मंगल। ठीक है दोस्तों,
अगर बात करूँ तो मंगल के 2 उपग्रह याद रख लें, वो है फोबोस और डीमोस, जिसे बोलते हैं, जैसे डाइमोस भी बोलते हैं, तो आप डीमोस, फोबोस और डीमोस, जैसे डेमियोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमियोस। डीमोस को क्या बोलते हैं? डेमियोस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी महानदी। देखिए दोस्तों, जो कबिनी नदी है उसको वायनाड की जीवन रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायनाड की जीवन रेखा बोला जाता है। वायनाड की जीवन रेखा क्या बोला जाता है? वायनाड की जीवन रेखा। वायनाड क्या है? वायनाड एक जिला है जो कहाँ पर पड़ता है? वायनाड एक क्या है? एक जिला है जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है दोस्तों, बात करूँ तो ये किसकी सहायक नदी है? यह कावेरी नदी की सहायक नदी। किसकी? कावेरी नदी। और ये कहाँ पर मिलती है कावेरी नदी में? तो ये मिलती है कर्नाटक में। कर्नाटक में मिल जाती है। कर्नाटक के कहाँ पर? नरसिंहपुर में। कहाँ पर? नरसिंहपुर। कर्नाटक के नरसिंहपुर में ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है कावेरी नदी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किस राज्य में भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी असम, सी यूपी, डी पंजाब। तो बात करूँ तो इसका आंसर है वो क्या है? पंजाब। किसको बोलते हैं हम? पंजाब को भारत की रोटी की कटोरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? अरुण, बृहस्पति, शनि या मंगल। देखिए दोस्तों, तो जो यूरोपा है वो क्या है? एक बृहस्पति का एक उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का। ठीक है दोस्तों, अगर बृहस्पति के बारे में एक बात जाने तो बृहस्पति अपने अक्ष में, अपनी ध्रुव में सबसे ज़्यादा एक चक्कर लगा लेता है। जैसे पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो अपनी ध्रुव पे सबसे जल्दी 10 घंटे में, केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानीमीड। क्या है? ज्ञानीमीड क्या है? इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज हमें किसने की थी? गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, क्या है? बृहस्पति सबसे कम समय लेता है अपनी धुरी पर घूमने में। कितना समय लेता है? 10 घंटे लेता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ज्ञानीमीड, जिसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना का क्या नाम रखा गया? ये ऑप्शन ए है सागरमाला, बी है भारतमाला, सी है सागर नमन या ऑप्शन डी है सागर माता। तो दोस्तों जिसका आंसर है वो है ए। क्या है? सागर माला। क्या है? सागर माला। दोस्तों ये केंद्र की परियोजना है जो क्या किया गया था, जो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं उनको विकसित करने की एक परियोजना है, जो कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 23 मार्च 2015 में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और क्लास कैसी लगी अगर ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।